जय हिंद डियर दर्शकों। मैंने पिछले सेगमेंट में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने बताया था, लिविंग थिंग्स का इंट्रोडक्शन बताया था, ग्रोथ बताया था और रिप्रोडक्शन का कुछ टॉपिक मैंने बताया था और कुछ छूट गया था, है ना। तो देखते हैं, उससे आगे करते हैं और आज हम लोग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स पूरा खत्म करेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन में कुछ था कि जैसे मैंने फ्लावरिंग, जो फ्लावर था मैं उसका डायग्राम बनाया था। तो फ्लावर में आप देख रहे हो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था वहां पर क्या होगा, यानी कि एंड्रोसियम के पार्ट से एंड्रोसियम में स्टेमन होगा, स्टेमन में एंथर होगा, एंथर से आपको पॉलन ग्रेन्स निकल करके कहाँ जाएगा, गाइनोसियम के स्टिग्मा वाले भाग पे लैंडिंग करेगा तो पॉलिनेशन संभव होगा। पॉलिनेशन के बाद कीमोट्रोपिज्म होगा, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स आपको पॉलन ट्यूब बनाते हुए कहाँ पर इंटर करेगा, यानी कि दैट इज पॉलन ट्यूब के थ्रू, दैट इज वो इम्ब्रो आपको कहाँ पर चला जाएगा, दैट इज ऑर्बिटरेटर के थ्रू होते हुए इन साइड चला जाएगा, ओव्यूल के इन साइड जो आपको अनडेवलप है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। आपको एक से एक आपको पॉलन ग्रेन्स का जो मेल गैमेट है आपको फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपको इंडोस्पर्म जो भी बनेगा, उसके बाद उस तरीके से इम्ब्रो से आपको धीरे धीरे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हम लोग गौर करते हैं कि आपको इस फ्लावर के कारण आपको क्या हुआ, दैट इज बहुत सारे पार्ट थे, कैरेक्स, कोरोला, एंडोसम, गाइनोसम थे। एक कोई एक्सेस किया तो उसके बाद क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन होने के कारण आपको नंबर ऑफ स्पीसीज का क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का बढ़ा, इंक्रीज हुआ। तो इससे पता चलता है कि हायर जो प्लांट्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी अच्छा तरीका से होता है ना। लेकिन कुछ कोई ऐसा बात नहीं है कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं सभी बाइसेक्सुअल ही हैं, ज्यादातर बाइसेक्सुअल है, कुछ यूनिसेक्सुअल है। जैसे लिलियेसी आपको फैमिली में आ जाएगी, लिलियेसी वाले जनरली क्या है, दैट इज यूनिसेक्सुअल है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन में कुछ छूटा था, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों उसमें नहीं हो, मतलब कि उसमें नहीं होता है, अभी पता नहीं चला है, मतलब उसमें पूरा संदेह है, यानी कि नॉट क्लियर है पूरा अच्छा तरीका से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इसीलिए दैट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर लिया जाता है रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो आपको सेल्फ रिप्लीकेट नहीं करेगा, सेल्फ रिप्लीकेट करेगा तो लिविंग क्राइटेरिया में आ जाएगा, ओके। नॉन लिविंग आपको सेल्फ रिप्लीकेशन नहीं करते, सेल्फ रिप्लीकेशन करेगा तो आपको क्या होगा, क्रोमोजोम बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा तो मे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जाए, मे और मे नॉट। तो इस तरीके से हम लोग अब आते हैं तीसरे टॉपिक, आपको क्राइटेरिया ऑफ लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जितने भी हमारे शरीर में क्या होते हैं पूरे के पूरे आपको बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में जब बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट आपको हीट और एंजाइम के प्रेजेंस में आपको किसमें इंटरचेंज होता है, कॉम्प्लेक्स में इंटरचेंज होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, तो उसे क्या कहा जाता है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म को कैसे समझेंगे, जब आपको कॉम्प्लेक्स मटेरियल, आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपको हीट और एंजाइम के प्रेजेंट में वो क्या हो जाए, आपको दैट इज आपको सिंपल में इंटरचेंज हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि कैटाबॉलिज्म में हीट बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट पुट किया जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग होने जाना कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का जो है किसका टाइप है, मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म का टू टाइप से, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म को तोड़े तो मेटा मतलब डिफरेंट होता है, बोल मीन्स चेंजिंग होता है, इज्म मतलब क्या होता है, घटना होता है, फेनोमेनन होता है, यानी कि एक तरीका का चेंजिंग प्रोसेस है ना, जो हमारे शरीर में होता है। अब कहा जाए कि एनाबॉलिज्म और जैसे एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है ना, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एनाबॉलिज्म एक अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म एक अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म। कभी भी हम दोनों को जोड़ करके सिर्फ मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, दो तरीका का होता है मेटाबॉलिज्म, आई बात समझ में, यानी कि दोनों तरीका अलग अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब है कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है और यह एकदम नहीं मिलता जुलता प्रोसेस है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो इस तरीके से मैंने बताया मेटाबॉलिज्म का
कुछ पॉइंट्स में बताया। आगे हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल्स भाग लेते हैं उसे मेटाबोलाइट्स करते हैं। मेटाबोलाइट्स में भी प्राइमरी हो सकता है, में भी सेकेंडरी हो सकता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि एक सेकेंड में मे बी मोर देन थाउजेंड्स ऑफ आपको केमिकल्स रिएक्शंस टेक प्लेस होगा, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल में आपको एक सेकेंड में थाउजेंड से ज्यादा आपको बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना। आई बात समझ में। तो दैट इज वो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट है, उसके बाद हमें जानना है कि जो रिएक्शंस होती है और उसी रिएक्शंस के कारण मेटाबॉलिज्म यानी कि होती है, तो उसी के कारण हमारे शरीर में एक्टिविटीज होती है। कोई भी एक्टिविटीज, चाहे वो ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, कॉन्सियसनेस हो, कुछ भी हो, आपको मेटाबॉलिज्म के कारण ही संभव है। अगर नहीं होगा मेटाबॉलिज्म तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मैंने बताया। अब हम लोग आगे बात करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, है ना। समझने की कोशिश करते हैं दोनों में डिफरेंस आखिर क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। तो ध्यान से समझेंगे। एक तरफ हम लिख देते हैं सिंपली एनाबॉलिज्म लिख देते हैं, है ना। एक तरफ मैं लिख देता हूं एनाबॉलिज्म, मैंने लिख दिया, है ना। एक तरफ मैं लिख देता हूं कैटाबॉलिज्म। ओके, ध्यान दीजिए। एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो आपको बिल्डिंग अप प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। लेकिन कैटाबॉलिज्म जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैसे कि मैं बताया अभी, बहुत सारे सिंपल मटेरियल्स मिल करके आपको क्या बनते हैं, इसमें आपको मिल करके आपको कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फॉर्म होते हैं किसके, हीट और एंजाइम के पॉजिटिव में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। कैटाबॉलिज्म क्या है, जब कॉम्प्लेक्स, ये पहला डिफरेंस है। तो कॉम्प्लेक्स कोई भी मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपको किसमें इंटरचेंज हो जाएगा, बहुत सारे सिंपल मटेरियल में इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ, मटेरियल्स कर देता हूं। तो यहां पर भी एंजाइम और हीट रहेंगे। अब कब हीट क्या होगा, कब एनर्जी बनेगा, है ना। तो हीट और एनर्जी आउट होते हैं, है ना। कैटाबॉलिज्म वाले टाइमिंग में क्या होते हैं, दोनों के दोनों आउट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों पुट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पुट होते हैं। है बात समझ में। यानी कि हीट और एनर्जी इसमें यूज किया जाता है। है बात समझ में। इसमें यूज किया जाता है, इसमें बन जाता है ना। यानी कि इसमें एटीपी बनता है और इसमें एटीपी का यूज किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं सैचुरेट टर्म का मतलब भी होता है यूज ही होता है ना। सैचुरेट और यूटिलाइज ऑफ एटीपी, इसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके, अब ये क्या प्रोसेस है, इसी को हम लोग कह सकते हैं बिल्डिंग अप। हम लोग जान रहे हैं कि बन रहा है बहुत छोटे छोटे पार्ट से, आपको कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या कहेंगे, बिल्डिंग अप, है ना। यानी कि ये बिल्ड अप प्रोसेस है, या तो कह सकते हैं दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये जो है आपको ब्रेक डाउन प्रोसेस है, इसमें कोई भी चीज टूटेगा तो ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव करते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म की जैसा होता है, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। फोर्थ नंबर है, अब बात करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। जैसे कि इसमें एनर्जी बना, है ना, तो एनर्जी बनता है तो जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है।
एनर्जी बनता है तो क्या होता है, इधर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और इधर क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस। पांचवा हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता होगा, हेड होता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हेड, है ना। हम लोग कह सकते हैं या तो गेन होता होगा, यानी सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन होता होगा, है ना। जबकि इधर अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है। छठा नंबर में अगर प्रोटॉन की बात करें, जस्ट इसमें भी प्रोटॉन की बात करें, या तो हम लोग का है प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब जानते हो जिधर इलेक्ट्रॉन गेन होता है उधर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, गेन होगा, यानी कि ऐड होगा, ठीक है, एडिशन होगा। नेक्स्ट है 7th नंबर प्रोसेस है, 7th नंबर प्रोसेस में इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है, आपको बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं मेटल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हो करके पोटेंशियल एनर्जी में इंटरचेंज हो जाता है। जबकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको जब छोटा छोटा बनता है तो आपको काइनेटिक एनर्जी में इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, दैट इज चेंजिंग प्रोसेस है। ये क्या है, दैट इज चेंज है। 8 नंबर हम लोग चलते हैं तो 8 नंबर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसमें हीट का यूज होता है और किसमें हीट एब्जॉर्ब होता है ना। अगर देखा जाए तो यानी कि हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, यूज होगा तो यानी कि समझिए कि एब्जॉर्ब हुआ, है ना। इसमें जो होता है ये जो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट का क्या होता है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी कि इसमें अगर देखा जाए इसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हीट। लेकिन इसमें अगर हम लोग समझते हैं इसमें हीट का क्या होता है, तो इसमें हीट शरीर से बाहर निकल रहा है, देखें तो हम लोग कहेंगे कि इसमें दैट इज ये हो गया एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट जो क्या होगा, दैट इज रिलीज हुआ इसमें, यानी कि हीट क्या हुआ, दैट इज रिलीज हुआ। इस तरीके से मैंने समझा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मैंने समझा। अब हम लोग समझते हैं मेटाबॉलिज्म में ही और बहुत सारी बातें हैं आपको मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म में हम लोग जानते हैं कि सेल फ्री सिस्टम क्या होता है ना। आपके कंटेंट में है सेल फ्री सिस्टम। ये मान लो कि ये सेल है, ठीक है, कोई भी चीज है यहां पर, तो सेल के अंदर कुछ भी हो रहा है तो सेल नॉन फ्री सिस्टम है। ये सेल के जब बाहर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, सेल के बाहर हुआ तो ये सेल फ्री सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल फ्री सिस्टम। यानी कि यहां पर सेल अब्सेंट है। हम लोग कह सकते हैं कि सेल क्या है, लेकिन इसमें होगा तो सेल नॉन फ्री सिस्टम, या तो सेल सिस्टम हम लोग पुकार सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, तो सेल फ्री सिस्टम ये है। अब कह रहा है कि सेल फ्री सिस्टम में क्या होता है, आपको इन विट्रो, किसका एग्जांपल है, इन विट्रो प्रोसेस। इन विट्रो प्रोसेस ये क्या होता है, इन विट्रो प्रोसेस कंटेनर के इनसाइड होता है।
यानी कि पात्र के अंदर टेस्ट ट्यूब के इनसाइड होगा इनसाइड कंटेनर। ठीक है, तो जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको शरीर के बाहर होता है तो इनविट्रो प्रोसेस कह सकते हैं ना, तो डेट इज सेल फ्री सिस्टम है। तो कहा जाएगा जब भी कि इनविट्रो प्रोसेस में क्या होता है, डेट इज जो आपको लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि इनविट्रो प्रोसेस जो होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ना हम उसको लिविंग बोल सकते हैं ना हम उसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर है बात कि हाँ हम इसे क्या कर सकते हैं, दैट इज हम लोग इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिविंग रिएक्शंस हो रहा है ना, इसे लिविंग रिएक्शंस कहेंगे, है ना, क्योंकि ये सेल के बाहर है, वहां पर सेल है ही नहीं, तो दैट इज ये सेल फ्री सिस्टम है। मेटाबॉलिज्म में कोई भी ऐसा जो है एक्सेप्शन आता ही नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रिक्ट डिफाइनिंग है ना, स्ट्रिक्ट डिफाइनिंग फीचर हम लोग कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। अगला हम लोग अभी हमने बताया मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया, तो दैट इज था आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल स्ट्रक्चर टॉपिक क्या है, ये 4th नंबर है। कोशिकीय संगठन कहते हैं हिंदी में, जान ही गए होंगे। तो जैसे कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इस तरीके से उसका बॉडी ऑर्गेनाइज है। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो समझिए कि उसको हम लोग लिविंग मान ही नहीं सकते। जैसे वायरस में आपका साइटोप्लाज्म नहीं है तो क्या हम उसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते, है ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं बचपन से कि सेल से क्या होता है, बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपको आर्गन और आर्गन से आपको सिस्टम और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग रटा रटाया पढ़ ही लेते हैं ना, इनको ऐसा बात नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर का मतलब नंबर ऑफ सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल है उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ सेल मेड ऑफ मोर देन वन है, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते, ध्यान से सुनेंगे, हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ रहे नॉलेज, तो ध्यान देंगे। सेल से डायरेक्ट यूनिसेलुलर क्या होगा, अमीबा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देते हैं, एग्जांपल में आपका है अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब यूनिसेलुलर है। ये सब यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को रेफर करता है, इसीलिए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना। ये कहाँ गया आपको, टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रेड पूछा जाएगा तो सेलुलर ग्रेड होगा, है ना, सेल ग्रेड होगा आपको जनरली। प्रोटोजोआ में, पॉरीफेरन में तो सेल्स के रूप में रहते हैं, यानी कि सेलुलर ग्रेड में ही रहता है, लेकिन टिश्यू नहीं बनते, है ना। पॉरीफेरा के बाद चले जाओ, है ना, तो आपको तब जाकर के टिश्यू ग्रेड बनता है आपको सिलेंट्रेटा से, है ना। अब है टिश्यू ग्रेड, जैसे बहुत सारे सेल के मिलने से, एक ही प्रकार के सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। इसका ऑरिजिन क्या होता है, सेम होता है, फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में भी सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकता है ना। तो टिश्यू ग्रेड में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बहुत सारे आपको जनरली आपको अलगी होंगे, बहुत सारे फंजाई जनरली किस आपको ऑर्गेनाइजेशन पे लाइक करते हैं, टिश्यू ग्रेड में। आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखोगे कि वो टिश्यू ग्रेड में आपको लाइज कर रहा है, या तो सिलेंट्राटा, किंगडम आप सॉरी फाइलम सिलेंट्राटा, है ना। तो टिश्यू से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कि फंजाई में किस तरीका का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग को लिखना रहेगा कि, तो लिखेंगे सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गेनिज्म। अब है कि ऑर्गेन ग्रेड में कौन रहते हैं भाई, यानी कि टिश्यू से ऑर्गेन बनेगा,
तो ऑर्गन ग्रेड में भी तो कोई होगा आपका जो डेवलप हुआ होगा। तो एग्जाम्पल हम इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस इधर है। तो ऑर्गन जितने भी मोस्टली प्लांट है, हायर प्लांट से या तो आपको प्लेटेहेल्मिन्थीज है, वो क्या है ऑर्गन ग्रेड तक है। प्लेटेहेल्मिन्थीज फाइलम, जिसमें फ्लैटबॉल्स वगैरह वगैरह आते हैं, है ना, तो ऑर्गन ग्रेड तक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन ऐसे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ग्रेड में। तो सिस्टम ग्रेड में जैसे कौन कौन सा ऑर्गन लाई करता है आपको सिस्टम ग्रेड में, है ना, जैसे जितने भी आपको मोस्टली एनिमल है ना, कहां से कहां किंग आपको फाइलम एस्केलमेंथिस से एस्केलमेंथिस टू आपको जितने भी आपको कार्डेटा तक है मोस्टली सिस्टम ग्रेड में, है ना। तो इसमें आपको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जाना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। नीचे अगर सेलुलर है तो वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया। अगर सेलुलर है यानी यूनिसेलुलर है तो उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का नीड होगा, लेकिन जितने बड़े होंगे उसे हमें माइक्रोस्कोप के सहारे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने बताया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर है, इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शंस मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ हम लोग ध्यान देते हैं। पचमा क्या है आपका कॉन्शियसनेस है। क्या है कॉन्शियसनेस। 5th नंबर है आपका कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस टॉपिक क्या है ध्यान देंगे। तो कॉन्शियसनेस समझेंगे। कॉन्शियसनेस को हिंदी में सचेतता कहते हैं, लेकिन ऐसा तो हिंदी में समझना है ना, उसको याद रखना है। कॉन्शियसनेस क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है कि वो सेंस करे, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के प्रति सेंस करे और उसके बाद रिस्पॉन्ड करे। तो रिस्पॉन्ड करेगा उस सेंस को, तो वो सेंस आपका क्या होगा, फिजिकल या तो केमिकल या तो बायोलॉजिकल के फॉर्म में होगा, वही कॉन्शियसनेस कहलाती है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है, हम लोग लिखते हैं कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, है ना। तो कॉन्शियसनेस को लिखेंगे ऑर्गेनिज्म having ability to sense, ability to sense of सराउंडिंग या इन्वायरमेंट लिख सकते हैं। आफ्टर रिस्पॉन्ड इज फिजिकल, केमिकल और एंड लिख देता हूं बायोलॉजिकल। ओके, ये है आपका कॉन्शियसनेस, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के प्रति उसमें ऐसी योग्यता हो कि वो सेंस कर पाए, है ना, समझ पाए कि सराउंडिंग और इन्वायरमेंट का क्या मतलब कि वो उससे मतलब कि क्या इफेक्ट हो रहा है हमारा शरीर, यानी कि सेंस कर पाए, जज कर पाए, तो उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो टेक्निकल प्रोसेस है ना, टेक्निकल है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड ये हम लोग कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं ना। तो दैट इज इस तरीके से
ये टेक्निकल प्रोसेस क्या है, दैट इज यह जो है आपको कंटेंट में लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो दैट इज कॉन्शियसनेस। अब हम लोग कॉन्शियसनेस एक ऐसा प्रोसेस है कि इसे हम लोग बेस्ट अगर डिफाइनिंग फीचर कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम में ऐसा एबिलिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ अवेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को, इसीलिए उस प्रोसेस को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन में कोई भी ऐसा एबिलिटी है कि खुद को सावधान कर सकते हैं, इसीलिए इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ओके, तो ये हमने बताया दैट इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जनरली लिविंग थिंग्स का अच्छा क्राइटेरिया है। इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसी में हमें समझना होता है कि कोई भी आपको रिस्पॉन्ड जो है आपको कहा जाए कि अनफेवरेबल स्टिमुली के प्रति हो, है ना। यानी कि जो कोई ऐसा फैक्टर इन्वायरमेंट का जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उसे स्टिमुलस करता है। स्टिमुलस का फुल फॉर्म है स्टिमुली। तो दैट इज कॉन्शियसनेस में हम लोग को पढ़ना है, रीड करना है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस के बाद हम लोग जो कुछ जो टॉपिक छूट गया है, अब हम लोग केयर करते हैं, गौर करते हैं मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ का क्या प्रभाव पड़ता है मेटाबॉलिज्म पर, है ना। या हम लोग मेटाबॉलिज्म का ग्रोथ पर प्रभाव जो भी है ना। तो मेटाबॉलिज्म जब होती है तो ग्रोथ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जनरली ये पड़ता है। तो देखिए, जब देखिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरे तरफ मैं बनाता हूं इफेक्ट ऑफ ग्रोथ, ध्यान देना है। जैसे एक कंडीशन यह है कि जब एनाबॉलिज्म, कोई भी शरीर में एनाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस काफी ज्यादा हो रहा है किसकी अपेक्षा, कैटाबॉलिक प्रोसेस की अपेक्षा, तो समझिए कि उसमें ग्रोथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसमें कहा जाएगा यानी कि ग्रोथ क्या हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है कि अगर एनाबॉलिज्म का जो रेट है आपको मेटाबॉलिज्म में, आपको कैटाबॉलिक प्रोसेस से कुछ इस तरीका का हो जाए, यानी कि कैटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाए इससे एनाबॉलिज्म से, तो क्या होगा, उस समय ग्रोथ जो है उस ऑर्गेनिज्म का क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। थर्ड है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एनाबॉलिज्म भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है और कैटाबॉलिक भी हो रहा है और दोनों जो है समान रूप से हो रहा है, तो उस समय ग्रोथ जो हो जाएगा स्टंट कर जाएगा, यानी कि ग्रोथ आपका रुक जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रिटार्ड कर जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या हो गया उस समय, दैट इज स्टॉप हो गया। ग्रोथ डज स्टॉप। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। अब कुछ और है जो हम अब बताना चाहते हैं। जैसे द लिविंग वर्ल्ड में आपको कंप्रोमाइज है कि द लिविंग वर्ल्ड के कारण हमने जितने भी आपको लाइफ के जो डाइवर्स है प्लांट और एनिमल के रूप में, अलग अलग रूप में, उसको हम लोग समझते हैं। उसके आकार प्रकार जितने भी डाइवर्स हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो डाइवर्स है एनिमल प्लांट का डाइवर्सिटी कहलाता है मेजर स्केल में, हम लोग जानते हैं। और ये जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण हुआ। और अगर देखा जाए ये जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण आपको जितना ज़्यादा हुआ, लेकिन अगर इसमें जो एडेप्टेशन है, डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टेशन है, कंपटीशन को से हट करके अगर चला गया तभी
जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बढ़ा, है ना, क्वांटिटी बढ़ा। यानी कि जब हमने कंपटीशन को ओवर करके चला तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टेशन प्रेफर हुआ। आई बात समझ में? कुछ ऐसी बातें हैं जैसे डाइवर्सिटी में, कि जैसे डाइवर्सिटी में बहुत सारे जितने भी क्या क्या पढ़ना पड़ता है। डाइवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे नेम पढ़ने पड़ते हैं, कैसा उसका स्वभाव है, इसके साथ प्रेजेंस पढ़ना पड़ता है यानी कि अपीयरेंस पढ़ना पड़ता है, कहाँ रहता है हैबिटेट पढ़ना पड़ता है, हैबिट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस हैं ये पढ़ना पड़ता है ना। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जनरली हम लोग फंक्शंस के साथ प्रोसेस पढ़ते तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं ना। तो डेट इज ये सब हम लोग जानते हैं। अगर डाइवर्सिटी कहीं पर अगर हमें समझना है कहीं का, तो हमें टैक्सोनॉमी का हमें अच्छा जानकारी होना चाहिए। टैक्सोनॉमी जो पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट का भी हमारे साथ काफी क्लोजनेस होना चाहिए। यानी कि टैक्सोनॉमी, विदाउट टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिस्ट के हम लोग डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से केयर नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको ये बताया। इस यूनिट में जो मेनली है फोकस किया गया है हायर प्लांट और एनिमल्स को ओवर व्यू करने का, है ना। तो उसके बारे में क्या बताया गया है, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, साथ ही साथ टैक्सोनॉमी क्या होता है इसके बारे में हम लोग को भी बताया गया है। तो इस भाग में हमने द लिविंग वर्ल्ड का जो ये चैप्टर है इसमें हमने समझा व्हाट इज लिविंग। 4 कंटेंट में है व्हाट इज लिविंग, दूसरा जो कंटेंट है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स, तीसरा जो कैटेगरीज है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और चौथा कंटेंट है टैक्सोनॉमिक एड्स के रूप में। पहला कंटेंट मैंने फिनिश किया, दूसरा कंटेंट अगले वीडियोज में आएंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स, उसमें मैं टैक्सोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा, है ना। दैट इज हाउ मेनी डाइवर्स ऑफ स्पीसीज है ये मैं बताऊंगा। ये सब जितने भी चलते चले जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, पहले नॉमेनक्लेचर होता है या क्लासिफिकेशन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बायोसिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, आपको बहुत सारे आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, ये सब बातें आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स में करेंगे अगले वीडियोज में। तो हम लोग अगले भाग में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।